हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी यानी उत्तराखंड वन दरोगा का आपका एग्जाम है। तो उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा और उससे रिलेटेड हम जो भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके। तो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको क्या करना है, और 20 अप्रैल को जो आपका एग्जाम है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वही आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड वन दरोगा 2025 मैं चर्चा करूंगा केवल मैथ के सिलेबस की। हम जो डिस्कस करेंगे केवल मैथ के सिलेबस पे करेंगे। बाकी जो आपके 3 पार्ट बचे हुए हैं ए बी सी, वो साइंस का पार्ट है, तो उस पे सर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैथ का सिलेबस जिसमें यूनिट 1 है। सबसे पहले जो आएगा वो संख्या प्रणाली आएगा, यानी नंबर सिस्टम। ये जो पार्ट होता है आपका संख्या प्रणाली का, ये अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का भाग होता है। बस ये अर्थमेटिक का एक ही भाग है। बाकी उत्तराखंड वन दरोगा में जो कंप्लीट सिलेबस आएगा वो एडवांस मैथ से आने वाला है। तो संख्या प्रणाली में देखेंगे, इसमें वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव विस्तार, आवर्ती अंत दशमलव के रूप, परिमेय संख्याएं, हर का परिमेयकरण, यूक्लिड विभाजन परिमेय के, वास्तविक संख्याओं पर संख्याएं, यानी ये दशमलव वास्तविक संख्याएं संख्याओं से रिलेटेड है। लगभग इसकी 1 से 2 क्लास होगी और 1 से 2 क्लास में हम ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अगर आएंगे हम, तो यहां पर हम देखेंगे, यहां आ जाती है ये, मतलब इसी में है अभी नंबर सिस्टम में, संख्याओं का मूल, पूर्णांक घातों के साथ, घातांक का नियम, धनात्मक वास्तविक आधारों के साथ, परिमेय घातांक, अंक गणित का मूलभूत परिमेय। तो ये आपका वास्तविक यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ये आपका 1 से 2 क्लास में मैं समाप्त कर दूंगा। इसके बाद हम आएंगे यूनिट 2, यानी यूनिट 2 में आपका जो आने वाला है एडवांस मैथ। यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है एडवांस मैथ, यानी उत्तराखंड वन दरोगा में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो एडवांस ही भर दिया है। सारा का सारा टोटल जो ओवरऑल है वो एडवांस मैथ दिया गया है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहला है बीज गणित। बीज गणित दिया गया है। इसमें एक चर वाले बहुपद, बहुपदों की घात, स्थिरांक रैखिक, द्विघात, धन पूर्णांक, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदों के शून्यांक, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, विभाजन, एलोरिथम, बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं, एक और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, एक और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। यानी ये मत सोचना कि ये इतना सारा है, बस यहां पर ये बीज गणित है, एडवांस मैथ। ये केवल और केवल ये आपको यहां काफी सारा दिखाई दे रहा है। जब हम स्टार्ट करेंगे तो लगभग इसकी जो क्लास रहने वाली है हमारी, वो 5 से 7 क्लास होने वाली है हमारी, 5 से 7 क्लास। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे जो रहेगा आपका, ये भी आपका बीज गणित के अंतर्गत आ जाता है। ये सारा का सारा इसमें ये सब कुछ दिया गया है आपको, हमें केवल जो पढ़ना है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। यहां पर देखेंगे ज्यामिति निर्देशांक, ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट। यहां पर ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसको हम, इसकी काफी सारी क्लास रहेंगी। इसमें काफी कुछ आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, मतलब जो आपको पढ़ना है। यूक्लिड ज्यामिति, भारत में ज्यामिति और यूक्लिड की ज्यामिति, स्वयं सिद्धि अभिधारणाएं, परिमेय, यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं, स्वयं सिद्धि और परिमों के बीच संबंध, रेखाएं पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक, रेखाएं में देखेंगे समांतर और लंबवत रेखाओं के बीच का कोण, कोणों के प्रकार, प्रतिच्छेद करने वाली और अप्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, कोणों का युग्म, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, दिए गए अनुपात में रेखाखंड का विभाजन। ये इसमें हम पढ़ने वाले हैं ज्यामिति में। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। ये भी हम पढ़ाएंगे। इसकी अगर मैं क्लास की बात करूं तो ये देखिए काफी लेंथी टॉपिक है। इसको लिए कम से कम मान के चलिए मैं 10 क्लास तो लूंगा। 10 क्लास में इसमें हम समाप्त कर पाएंगे। तो अब देखते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। ये भी इसी का पार्ट है।
अब आ जाते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आपका क्षेत्र मिति। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो क्षेत्र मिति से पूछे जाएंगे, यानी मेंसुरेशन से। एग्जाम में यानी एग्जामिनर जब पूछता है क्वेश्चन तो वो क्षेत्र मिति से सबसे ज्यादा पूछता है, जिसमें दिया गया है वृत्त के त्रिज्या खंड और खंडों का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि पर आधारित समस्या। ये एक ही टॉपिक है, यहां से लेके यहां तक ये एक ही टॉपिक है, ये मत सोचना कि ये अलग अलग है। वृत्त के हमें त्रिज्या खंड निकालने हैं, क्षेत्रफल निकालना है, परिधि निकालनी है, एक क्लास में हो जाएगा ये। इसके बाद ये हीरोन के सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये तो हमें खामोखा दे दिया, हीरोन के सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें जो पढ़ना है वो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, यानी ट्रायंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। इसके बाद गोलार्ध यानी अर्धगोला, गोला, गोले, बेतन, शंकु, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निम्नलिखित, ये अलग अलग पार्ट हैं, यानी इनकी मान के चलिए एक एक क्लास होगी हमारी। गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, ये इनकी एक एक क्लास होगी हमारी। पृष्ठीय क्षेत्रफलों के आयतन ये दिए गए हैं, घन, घनाभ, ये फिर दोबारा आ गया, जो ऊपर दिया गया फिर दोबारा आ गया। तो ये सिलेबस में ये मत सोचना कि लेंथी है, सिलेबस छोटा ही है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो तब सारी चीजें हमें क्लियर होती चलेंगी, क्योंकि यहां दिया कुछ और गया है और जो हमें पढ़ना है वो ओरिएंटेड पढ़ना है, ओनली फॉर एग्जाम, यानी जो एग्जाम को टारगेट करेंगे हम। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है सांख्यिकी और संभावना। ये हम पढ़ने वाले हैं, ये 10th लेवल का है, ये 10th लेवल का। ठीक, जो आप 10th में पढ़ के आए होंगे मैथ, वहां पर आपके सांख्यिकी और संभावना डेटा से रिलेटेड है ये सारी चीजें, ये सब दिए गए हैं। आवर्ती बहुभुज, डेटा का गुणात्मक, ये माध्य का, ये आएगा जो पूछा जाएगा वो माध्य का पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, ये है मोस्ट। बाकी इतना मोस्ट नहीं है इस वाले पार्ट में, यानी यूनिट में आपका जो मोस्ट है वो माध्य का है जो पूछी जाएगी। बहुलक क्या होते हैं, रेयर केस है, प्रायिकता ये पूछा जाएगा, परिभाषा, घटनाएं, ये सब कुछ, यानी आपका जो मोस्ट है वो प्रायिकता है। ये प्रायिकता ये पूरा एक ही बार दिया गया है। इसके बाद ज्ञात करने से संबंधित समस्याएं, वास्तविक जीवन स्थितियों पर आधारित समस्याएं, कुछ नहीं है ये, इसका कोई नहीं है, ये हम शुरू में ही पढ़ लेंगे संख्याएं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट यूनिट बची हुई है मैथ की, और मैथ हो जाएगा आपका यहीं पे समाप्त। इतना सिलेबस पढ़ना है बस हमें। लास्ट बच्चा है ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आप पढ़ के आए होंगे 10th में, यानी जो आपका उत्तराखंड बंदरोगा में जो 20 अप्रैल को एग्जाम है, वो जो पूछा जा रहा है ना मैथ जो आ रहा है आपका वो 10th लेवल तक का आ रहा है बस, इससे ऊपर लेवल का नहीं है, यानी इससे कम क्लासों का, 9th 10th का। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें जो मोस्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री में वो है ऊंचाई और दूरी, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट है वो है ऊंचाई दूरी, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ऊंचाई और दूरी से, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये। फिर ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण, बस ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। बस ये 6 यूनिट दी गई थी जो आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है भाई, तो चलिए जो आपके उत्तराखंड बंदरोगा में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, सबसे पहले उस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम क्या रहेगा, आइए, क्योंकि हमारे पास समय कम है, अगर मैं अभी से आपकी स्पीड नहीं लेके चलूंगा, मतलब इस तरीके से, तो 20 अप्रैल तक मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए हमें 20 अप्रैल से पहले पहले सिलेबस भी कंप्लीट करना है और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी है, जितना पढ़ाया है उस पर प्रैक्टिस भी करनी है। यानी आपको सिलेबस भी कंप्लीट करा के देना है और प्लस में आपको प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट, ये सब कुछ क्लास के अंदर, यानी यहीं पे ऑनलाइन सब चलने वाला है। तो चलिए, इसीलिए मैं आज पहले टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं, ज्यादा चर्चा नहीं करके, क्योंकि चर्चा अगर हम ज्यादा करेंगे तो समय वेस्ट होगा, समय है हमारे पास कम, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसीलिए मैं आज टॉपिक स्टार्ट करूंगा। टॉपिक का क्या नाम रहेगा अभी हम देखेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक जो रहता है वही एग्जामिनर के मन में वो रहता है क्षेत्रमिति, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक, इसीलिए मैं इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाऊंगा, बाकी टॉपिक हम एक एक करके वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेंसुरेशन। पहले टॉपिक पे आएंगे भाई, मेंसुरेशन।
टॉपिक का नाम लिख लीजिए, मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। ये टॉपिक हमें पढ़ना है, क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है आपके सिलेबस में दिया गया है। एक बार मैं शुरू से आपको बता देता हूं। मेंसुरेशन में जो मैंने बांटा है, यानी किस तरीके से मैं मेंसुरेशन को पढ़ाऊंगा, उस पर 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑल ओवर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एडवांस मैथ आता हो और ये ना पूछा जाए। 100% पूछा जाएगा। 100% यहां से क्वेश्चन बनते हैं मेंसुरेशन से। तो चलिए भाई, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मेंसुरेशन को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला हो जाएगा 2D, इसके बाद हो जाएगा 3D और लास्ट में हो जाएगा प्रिज्म पिरामिड। ठीक, ये हम पढ़ने वाले हैं। 2D किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। 2D यानी 2 डायमेंशन, जिसमें 2 बीमाएं होती हैं, उसे 2D कहते हैं। 3D जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं, उसे 3D कहते हैं। प्रिज्म पिरामिड, इसको बाद में चर्चा करेंगे, देखेंगे पहले आपके सिलेबस में क्या क्या है, फिर मैं बस मैं उसी को पढ़ाऊंगा। आपको बताऊंगा अभी कि इसमें मेंसुरेशन में क्या क्या होता, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, पहले मैं सारा कुछ लिख देता हूं, उसके बाद में हम देखेंगे कि आपके सिलेबस में जो दिया गया है बस वही पढ़ेंगे, बाकी हम सब कुछ नहीं पढ़ना। अब ये नहीं दिया गया तो इसे नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने लिख दिया क्योंकि ये मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए मेरा काम है कि पूरा आपको जो पढ़ाना जो दिया गया है। ठीक, मेंसुरेशन में ये नहीं आता तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम। अब दिया होता तो इसको पढ़ लेते, अब नहीं दिया गया तो इसको नहीं पढ़ेंगे। चर्चा करेंगे 2D और 3D पे। तो आइए वही 2D क्या होता है। इसमें आपको मैंने बता दिया 2 डायमेंशन जिसमें 2 बीमाएं होती हैं, 3D जिसमें 3 बीमाएं होती हैं। अगर मैं आकृति की बात करूं तो आकृति इसमें 2D देखिए कुछ इस तरीके से बनेंगी आकृति, और 3D में आकृति, यही आकृति 3D में अगर देखनी पड़ जाए हमें तो 3D में ये आकृति हम कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। ठीक, समझ गए या नहीं। आपने देखा होगा 2D ये है और 3D ये है। जब हम 3D में देखते हैं तो सब कुछ दिखाई देगा, इसमें सारी भुजाएं नहीं दिखाई दे रही, इसमें सारे किनारे दिखाई दे रहे हैं, 12 के 12 किनारे। इसमें केवल कितने दिखाई दे रहे हैं, यानी सतह भी देखेंगे 1 2 3 सतह दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें 6 की 6 सतह दिखाई दे रही है। ये 3D है, ये 2D है। तो आइए भाई देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 2D, यानी पढ़ना क्या क्या है 2D। 2D में देखेंगे भाई ध्यान से, 2D में पहले निकालेंगे क्या क्या हम इसमें। एक तो इसमें हमसे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्षेत्रफल जिसे एरिया कहते हैं। दूसरा जो पूछा जाता है इसमें परिमाप पूछा जाता है, पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर। 3D की अगर बात करूं तो 3D में क्या क्या है, 3D में क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो इसमें निकालना है सतह का क्षेत्रफल, सतह का यानी जो सतह होती है उसका क्षेत्रफल निकालना है, सतह का क्षेत्रफल, यानी हम कह सकते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है हमें। इसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं, सरफेस एरिया। इसके बाद देखेंगे हम सतह के क्षेत्रफल के बाद आयतन निकालना है, यानी वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक, आयतन निकालेंगे। ये आपको 2D में निकालना होता है क्षेत्रफल, और परिमाप निकालना होता है। 3D में जो निकालना होता है आपको सतह का क्षेत्रफल और आयतन निकालना होता है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज जिसे ट्रायंगल्स बोलते हैं, त्रिभुज पढ़ना है। इसके बाद हम त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, यानी इसे क्वाड्रिलेट बोलते हैं, क्वाड्रिलेट। इसके बाद पंचभुज आता है इसमें, पंचभुज जिसे पेंटागन बोलते हैं। इसके बाद आता है षष्ठभुज जिसे हेक्सागन बोलते हैं। इसके बाद आता है अष्टभुज
जिसे ऑक्टागन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद इसी के नीचे सर्कल लिख लेंगे बस, वृत्त ये और बचा हुआ है, ये ऊपर नहीं होगा, इसी के नीचे लिख लेंगे यहीं पे सर्कल यानी वृत्त, बस ये आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। 2D में ये है। अगर मैं 3D की बात करूं तो 3D में क्या क्या पढ़ना है, 3D को देख लेते हैं। 3D में देख लेते हैं भाई क्या क्या पढ़ना है। एक तो इसमें पढ़ेंगे हम घन, जिसे क्यूब बोलते हैं। एक पढ़ेंगे घनाभ, जिसे क्यूबॉइड बोलते हैं। एक पढ़ेंगे हम इसमें बेलन, बेलन यानी सिलेंडर। एक पढ़ेंगे हम शंकु, जिसे कोन बोलते हैं इंग्लिश में। घन, घनाभ, बेलन, शंकु। एक गोला पढ़ेंगे जिसे स्फेयर बोलते हैं। एक पढ़ेंगे अर्धगोला, जिसे हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक, ये हमें पढ़ना है 3D में। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, मैं बता रहा हूं ध्यान से। 2D में ये सारी चीजें दी गई हैं, मतलब मेंसुरेशन में जो ऑफिशियल सिलेबस होता है वो ये होता है ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें आपको क्षेत्रफल और परिमाप दिया जाता है निकालने के लिए। मेंसुरेशन में ये चीजें निकालनी होती है, मतलब 2D में। अब आपके सिलेबस में क्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे। बस एक त्रिभुज है आपके सिलेबस में और दूसरा है वृत्त। बाकी ना तो आपको चतुर्भुज पढ़ना, भाई उत्तराखंड बंदरोगा में नहीं दिया गया तो पढ़ के क्या फायदा। अब ये होता तो मैं इसको पढ़ाता भी, नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, हमें अपना समय इन्वेस्ट नहीं करना। इसके बाद देखेंगे पंचभुज नहीं दिया गया आपके सिलेबस में, नहीं पढ़ेंगे। षष्ठभुज नहीं दिया गया, अष्टभुज नहीं दिया गया, बस आपके सिलेबस में एक तो त्रिभुज है और एक सर्कल है। 2D में बस दो ही चीजें पढ़नी है। अगर मैं सिलेबस दिखाऊं तो देखो ये रहा मेंसुरेशन का सिलेबस, एक बार देख लेंगे हम। ये रहा, देखो इसमें देख लेंगे एक बार ध्यान से हम। बस एक तो देखो इसमें दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा दिया है ये वृत्त। ये वृत्त एक ही है, ये बस ये वृत्त दिया गया। दो चीजें हैं, एक तो हमें इसमें वृत्त पढ़ना है और दूसरा त्रिभुज पढ़ना है। बस ये 2D में यही चीजें थी। बाकी ये गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु ये 3D में है, इसको 3D में चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो 2D यानी 2 डायमेंशन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वही देख लेते हैं। ये रहा, इसको नोट करते चलेंगे साथ के साथ। बस हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो त्रिभुज पढ़ेंगे। ये 3D में ये सारी चीजें हैं भाई, घन भी है, घनाभ भी है, बेलन भी है, शंकु भी है, गोला भी है, अर्धगोला भी है। ये सिलेबस में है तो इसको हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ये नहीं कि इनमें अगर कोई नहीं होता तो मैं उसको छुड़वा देता। अब ये सारी चीज दी गई है तो सब कुछ पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल्स पे चर्चा करते हैं, यानी त्रिभुज। तो लिख लेंगे भाई मेंसुरेशन 2D में सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज, ये हम पढ़ेंगे। तो त्रिभुज की अगर मैं चर्चा करूं कि त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, तो बताएंगे भाई त्रिभुज के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं त्रिभुज के। तो त्रिभुज के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु। लेकिन आप देखेंगे त्रिभुज के आपने कहीं 6 प्रकार भी पढ़े होंगे। तो देखो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, अगर कोणों के आधार पे देखेंगे तो कोण वाले 3 और जुड़ जाएंगे तो 6 प्रकार के होंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप त्रिभुज के पता चल गया होगा कि प्रकार 3 होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर होते हैं 6। तो अब इसमें हम देखेंगे त्रिभुज में आपको जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम, यानी इन सभी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है, यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है सबसे, यानी मैं कहूंगा कि त्रिभुजों का बाप जो होता है वो कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज।
ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे भाई, क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज, इसको देखेंगे ध्यान से। देखो नाम से ही स्पष्ट है, इसमें परिभाषा इनमें ही छिपी हुई है। अगर आप एक बार ध्यान से देखो, विषम बाहु त्रिभुज, ये बताओ त्रि का मतलब क्या होता? तीन, बाहु का मतलब भुजा, और विषम मतलब अलग अलग। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो मैं बनाऊंगा यहां पे त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कैसा रहेगा? तो विषम बाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके का रहेगा, यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये अलग है, ये थोड़ा इसको सही कर लेंगे। ये रही, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसकी ये वाली भुजा ए, ये बी, ये सी, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषम बाहु त्रिभुज है। अब इसमें क्या क्या पूछेगा भाई? सबसे ज्यादा जो आता है वो परिमाप आता है। परिमाप, यानी मैं बात करूंगा पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर पूछता भाई, यानी परिमाप पूछता। परिमाप क्या होता? सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। अगर मैं इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है उसकी बात करूं, यानी बंद भुजाओं से घिरी आकृति की चारों दूरी को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। यानी बंद भुजा जो भी है आपकी, बंद भुजा के चारों ओर की दूरी को परिमाप कहते हैं। या सीधा सीधा अगर बात करें तो यहां पर जितनी भी भुजाएं दी गई हैं सबका योगफल, क्योंकि यहां त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा। यानी तीनों भुजा को जोड़ लेंगे, परिमाप कहलाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप बन गया। तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। बाकी वो उसकी ऑफिशियल थी, उसको पे ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें केवल वहां डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आप केवल इतना याद रखेंगे, परिमाप, तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। ठीक, इसके बाद अगर चार भुजाएं होंगी तो चारों भुजाओं का परिमाप यानी योग परिमाप कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, परिमाप के बाद आपको निकालना होगा यहां पर, इसमें जो पूछता है वो पूछता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, जिसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे भाई। अर्ध परिमाप, भाई इसका आधा कर दो, परिमाप का ए प्लस बी प्लस सी, इसका आधा कर दो, ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो पूछता है क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी एरिया हम निकालेंगे। यहां पर एरिया क्या क्या होता है? देखो विषम बाहु त्रिभुज मैंने सबसे पहले क्यों पढ़ाया, इसका भी कोई रीजन है। पढ़ाने को मैं पहले आपको समबाहु भी पढ़ा सकता था, लेकिन हमने नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सभी त्रिभुजों का हम कहें तो बाप है। ये सभी त्रिभुजों का जो मैं यहां पे बताऊंगा ना, क्षेत्रफल निकालना, बाकी सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल हम इसके माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जैसे आपका समबाहु पढ़ाएंगे, अभी समद्विबाहु पढ़ाएंगे, समकोण समद्विबाहु पढ़ाएंगे, तो इसी के माध्यम से हम बाकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा। तो यहां पर हम देखेंगे क्षेत्रफल। देखो विषम बाहु त्रिभुज का आपने एक क्षेत्रफल बचपन से पढ़ा होगा, क्या है वो क्षेत्रफल? सभी जानते अच्छे से, यानी जब तीनों भुजाएं अलग हो तो सीधा हमने पढ़ा होगा कि कुछ इस तरीके का आपने पढ़ा होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर एस जो होता है सभी जानते हैं, मैंने यहां लिखवाया है, एस जो होता है वो कहलाएगा आपका अर्ध परिमाप। ठीक है, एस जो होगा वो सेमी पेरीमीटर कहलाएगा, चाहे इसे हिंदी में लिख लो। एस जो होगा वो होगा अर्ध परिमाप। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ये इसका पहला फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का। पहला फॉर्मूला है ये एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आपने खूब पढ़ा होगा ये बचपन में। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये तो तब लगाना है जब तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तब लगाना है ये।
ठीक, मान लीजिए अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो दूसरे पे फोकस करेंगे। जब शीर्ष से आधार पे लंब डाला जाएगा, ठीक, यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं शीर्ष से आधार पे लंब डालू, इसको h मान लेंगे, अगर उसने ऊंचाई दे रखी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब सीधा सीधा लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। b का मतलब बेस, h का मतलब हाइट, यानी आधार और ये ऊंचाई। समझ रहे हो या नहीं? ये तब लगाना है जब ऊंचाई देगा हमें, अगर नहीं दी ऊंचाई तो ये लगाएंगे, ऊंचाई दी तो ये लगाएंगे। अब तीसरा समझ लो, ये सभी में काम करेगा ये वाला फॉर्मूला। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है ये हर एक त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल निकालने में मदद करेगा ये। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगर मैं तीसरा बात करूं, मान लीजिए विषम बाहु में दो भुजा के मध्य एंगल दे दे। जब क्वेश्चन लगाएंगे तब समझ में आएंगे, अभी तो फिलहाल आप इनको समझते चलना। हालांकि मैं चाहता तो इनकी सीट प्रोवाइड करवा देता, लेकिन मैं एक एक करके अच्छे से समझा रहा हूं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए अब तीसरा क्या होगा, जब दो भुजा के मध्य, कोई भी दो भुजा, चाहे ये वाली हो या ये वाली, दोनों हो, ए बी या ए सी हो या ये, कोई भी दो भुजा हो, कोई भी दो भुजा हो, उनके मध्य अगर एंगल दे दिया, कोई भी दो भुजा हो और उनके मध्य एंगल दे दिया, तो तब क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ ए बी साइन थीटा लगाएंगे। समझ रहे हो या नहीं? हाफ ए बी साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी एरिया आपके पास होगा। ठीक, अगर दो भुजा के मध्य उसने कोई एंगल दिया है तब ये लगाएंगे, ऊंचाई दिया तब ये लगाएंगे, कुछ नहीं दिया तब ये लगाएंगे। इसके बाद ये विषम बाहु चल रहा है, परिमाप समझ गए, अर्ध परिमाप समझ गए, क्षेत्रफल समझ गए। इसके बाद ये S का मतलब आप समझ गए होंगे कि S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और इसके तीन क्षेत्रफल, यानी तीन तरीके होते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ये कब लगाएंगे, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ये कब लगाएंगे, जब ऊंचाई दे। और ये कब लगाएंगे, जब एंगल दे। समझ गए भाई? अब चलते हैं, उम्मीद करता हूं कि पहला कॉन्सेप्ट अभी ये पूरा नहीं हुआ, ये समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें दो काम और करने हैं आपको, एक अंतःत्रिज्या यानी इन रेडियस और एक बाह्य त्रिज्या। ये जरूर पूछ लेता है कभी कभी, ठीक, कह देगा वो हमसे कि विषम बाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या। जैसे कि यहां पर हम देखेंगे, ध्यान देंगे भाई बोर्ड पर सभी देखेंगे, इसी में, यानी इसी को यहीं पे ले ले, इसी का आगे यानी नीचे लिख लेंगे। यहां दिया गया है हमें ये कुछ इस तरीके से, ये विषम बाहु त्रिभुज है, मान लो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ये विषम बाहु त्रिभुज है। अब जब ये विषम बाहु त्रिभुज दिया गया है तो यहां पर ये A है, ये B है, ये C है। अब इसके अंदर कोई वृत्त बनाना पड़ जाए हमें, तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी इसकी। तो यानी यहां पर विषम बाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त आ जाए, अंतःवृत्त, यानी इसे कहेंगे अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या। तो ये कैसे निकालेंगे हम अंतःत्रिज्या, देख लेंगे भाई। रेडियस कैसे निकालेंगे अंतःत्रिज्या, जब हम यहां प्रकार की नोक रखेंगे तो ये अंदर वृत्त बनेगा, तो इसकी त्रिज्या कैसे पता करेंगे वृत्त की त्रिज्या, तो सीधा सीधा आपको बता रहे हैं, क्षेत्रफल को यानी जो एरिया होगा उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे हम अर्ध परिमाप से। बस इतना ध्यान रखना, अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा सभी को। अंतःत्रिज्या अगर निकालनी है। इसके बाद दूसरा देख लेंगे, दूसरा क्या होता है, जैसे बाह्य त्रिज्या निकालनी है आपको, बाह्य त्रिज्या निकालनी है। ये वृत्त है, सॉरी ये आपका स्केलेन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज। अब इसके कोई बाहर, यानी ये ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा, अब इसके बाहर कोई वृत्त बनाना है, बाहर। अब जब बाहर वृत्त बनेगा तो इसकी अगर त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसे बोलते बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या कैसे निकलेगी भाई, तो ध्यान देंगे, तीनों भुजाओं का गुणनफल ए बी सी अपॉन, इसे क्षेत्रफल के 4 गुने से डिवाइड कर देंगे। क्षेत्रफल के 4 गुने से, ए का मतलब एरिया, समझ जाएंगे भाई, ए का मतलब एरिया। ये होता है बाह्य त्रिज्या, जब विषम बाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बनता है तो हम ये लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। ये बताइए, समझ में आया नहीं सभी को?
समझ में आया सभी को? चलिए, हो गया भाई, इसको नोट कर लीजिए। ये था आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज था ये आपका। इसमें ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, जब क्वेश्चन लगवाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। विषमबाहु त्रिभुज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज, देखिए नाम से ही स्पष्ट है। अगर आप देखो, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, ठीक, त्रि जिसकी तीनों भुजा कैसी हो, समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर मैं त्रिभुज बनाऊं तो ये रहा आपके सामने त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा, ये ए तो ये भी ए कहलाएगी। अब इसमें क्या क्या पूछेगा? एक तो इसमें पूछ लेता है परिमाप, यानी पेरीमीटर पूछ लेता है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे भाई? तीनों भुजाओं का योग, परिमाप a प्लस ए प्लस ए, तो ये कितना बना? 3a। इसके बाद दूसरा जो पूछ लेता है, परिमाप के बाद क्षेत्रफल पूछ लेता है। देखो, एरिया जब मालूम करता है, मैं चाहूं तो इसका डायरेक्ट बता सकता हूं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता क्या होता, मैं डायरेक्ट लिखवा सकता हूं। लेकिन मैंने क्या कहा, जो आपको सबसे पहले त्रिभुज पढ़ा दिया गया है, यानी विषमबाहु त्रिभुज, उसके माध्यम से हम अन्य त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी हाफ बेस इंटू हाइट, उसकी मदद से मैं इसका क्षेत्रफल पता कर सकता हूं। कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने लिखा हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो, इसकी मदद से क्षेत्रफल निकल के आएगा। कैसे निकालेंगे? आइए उस पर फोकस कर लेते हैं, वरना मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिखवा सकता हूं, √3/4 a स्क्वायर बता सकता हूं मैं डायरेक्ट। तो चलिए अब देख लेते हैं, यानी √3/4 भुजा का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। मैं अब आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि आया कैसे। ये फोकस करेंगे भाई। जैसे यहां पर हम देखेंगे, यहां हाइट है ये h, यानी मैं h का मान निकालूंगा। यहां से h का मान निकालूंगा तो h कैसे निकालेंगे? बेस तो है मेरे पास, कितना है? a, यानी मैं कहूंगा यहां पर हाफ, यानी बेस है a, बस पता करना है ऊंचाई का। तो जब मैं शीर्ष से आधार पे लंब डालूंगा तो यहां से ऊंचाई पता कर सकता हूं। अब जैसे ही यहां पर मैंने शीर्ष से आधार पे लंब डाला तो ये भुजा a थी, अब आधा आधा भाग a/2 और a/2 हो गया होगा। यस या नो? हो गया होगा या नहीं भाई? हो गया होगा ये a/2। अब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो त्रिभुज बना आपका, ये कौन सा बन गया? ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। अब जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो अब हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो फॉर्मूला लगा दो अब भाई, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? a स्क्वायर। लंब कितना है? लंब h है, ये h स्क्वायर प्लस आधार कितना है? a/2। हो गया नहीं? इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये इधर प्लस का है तो मैं इधर इसे माइनस का ले आऊंगा, ठीक। तो ये a स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा, ये a स्क्वायर डायरेक्ट कर लो भाई, a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। यहां 4 का गुणा करेंगे तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। भाई ये h स्क्वायर है, इधर मैं इसे अंडर रूट में कन्वर्ट कर लूं, चलो अगली लाइन पे कर लेंगे उसको। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, कितना बचा? 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस या नो? अब यहां पर हम देखेंगे तो ये √3 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता? 2, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे a, तो h का मान निकल के आया यहां पर √3/2 इंटू में a। तो जहां h है वहां पुट कर दूंगा, h के स्थान पर √3/2 इंटू में a। अब इसे हम देखेंगे यहां पर कितना हो गया ये, यानी √3 में शुरू में ले आऊंगा, √3/2 दूनी कितना हो गया? 4, और a इंटू a भुजा का स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला। प्रूफ कर दिया मैंने। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा था, ये इसकी मदद से ही हम समबाहु विषमबाहु
ठीक, किसी भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। इसका जो क्षेत्रफल होता है ना वो डायरेक्ट लगाएंगे आप √3/4 भुजा का स्क्वायर। मैं चाहता तो पहले इसको ऐसे ही लिखवा देता, लेकिन हमने आपको ये प्रूफ कर दिया, बस अब ये याद कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, यानी जो क्षेत्रफल निकल के आया, याद ये वाला करना आपको। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्षेत्रफल पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया, अब वही दो चीज पूछेगा, अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। तो अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्या पर फोकस कर लेते हैं। अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्या कैसे निकालेंगे? अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, स्पेस थोड़ा कम है, इसे मैं इधर ले लूं भाई, इसे थोड़ा इधर ले लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा नीचे। ठीक, अब यहां हम देख लेंगे इधर अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्या कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा समान। पहले एक काम और कीजिए, इसमें माध्यकाओं का अनुपात और लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, माध्यकाओं का अनुपात बताइए कितना है। तो ये आपको याद कर लेंगे भाई, माध्यकाओं का अनुपात जो होता है, ये समबाहु की बात चल रही है, समबाहु की माध्यका का अनुपात, ये जो इसका अनुपात होता है वो होता है 2:1 का। माध्यका 2:1 का अनुपात होता है, यानी इसे कैपिटल आर और स्मॉल आर हम इसको कह सकते हैं। ठीक, अब जैसे इसके मदद से हम देखो अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्या कैसे निकालेंगे। माध्यका का अनुपात, समबाहु त्रिभुज की माध्यका का अनुपात 2:1 का, कैपिटल आर 2, स्मॉल आर 1 होता है। जैसे ये समबाहु दिया गया है, यानी इसकी ऊंचाई को ये 2 और 1 भाग में बांटा गया है, ये इसका मतलब ये है माध्यका का मतलब, समझ रहे हो या नहीं। अब जैसे मुझे अंतःत्रिज्या निकालनी है, हमें निकालनी है अंतःत्रिज्या, दिखाई दे रहा है। अब मुझे अंतःत्रिज्या निकालनी है, तो अंतःत्रिज्या कैसे निकालेंगे? जो ये टोटल ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई, इसका अंतःत्रिज्या निकालनी है, यानी यहां वृत्त बनेगा। अंतःत्रिज्या के लिए केवल इतना वृत्त बनेगा। अब अंतःत्रिज्या निकालनी है तो ऊंचाई का कितना ले लेंगे? 1, टोटल कितना है ये? 3, यानी ऊंचाई का अंतःत्रिज्या के लिए 1 पॉइंट है और ये टोटल है 3, यानी इसका 1/3 निकाल दो, ऊंचाई का अंतःत्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो चलिए कैसे निकल के आएगी? ऊंचाई आपके सामने है, ये ऊंचाई आपके सामने है, तो इसको मैं ऊंचाई के स्थान पे, यानी h का मान निकल के आ रखा है √3/2 इंटू में a इंटू 1/3। अब जब मैं √3 से 3 काटूंगा तो ये √3 बन जाएगा। तो यहां पर जो निकल के आया a/2 √3, ये निकल के आई अंतःत्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, अगर मुझे बाह्य त्रिज्या निकालनी पड़ जाए तो बाह्य त्रिज्या कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये त्रिभुज है, ठीक, ये ही ऊंचाई है, मुझे बाह्य त्रिज्या निकालनी है। फोकस करेंगे भाई बाह्य त्रिज्या पर, कैपिटल आर कैसे निकालना है, कैपिटल आर। तो जैसे बाह्य त्रिज्या निकालनी है, ये 2 है, ये 1 है। अब इसके बाहर वृत्त बनेगा, तो जब बाहर वृत्त बनेगा तो ऊंचाई का सीधा, ये कितनी आई बाह्य त्रिज्या, यानी 2 होती है, और टोटल कितनी होती है? 3, इसका 2/3 कर दो, बाह्य त्रिज्या निकल के आ जाएगी। और h का मान पता है कितना है? h का मान है √3/2 इंटू में a इंटू 2/3। अब 3 से काटेंगे तो ये तो हो जाएगा √3। ठीक, तो यहां पर देखेंगे, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लूं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बस यहां पर ये निकल के आएगा कितना? 3 से काटा ये √3 हो जाएगा ये, तो ये निकल के आएगा, और 2 से 2 काटा तो a/√3। तो कैपिटल R जो निकल के आई वो a/√3 निकल के आई। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। समबाहु त्रिभुज को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें समबाहु त्रिभुज की मैंने कितनी सारी चीजें बताई। एक तो आपको परिमाप बताया समबाहु त्रिभुज का 3a होता, क्षेत्रफल सीधा याद कर लेंगे √3/4, प्रूफ करके दिखाया, मैं डायरेक्ट याद करवा सकता था। इसके बाद माध्यकाओं, यानी समबाहु त्रिभुज की माध्यका का अनुपात जो होता वो 2:1 का होता। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतःत्रिज्या जो होती है यहीं से निकल के आती है, ऊंचाई का 1/3 कर दो, क्योंकि ये
यहां बनती है। इसके बाद ये प्रूव कर दिया हमने, तो अंत त्रिज्या जो होती है वो a/2√3 होती है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा कि किस तरीके से सोल्व करेंगे हम। इसके बाद अगर बाह्य त्रिज्या निकालनी है समबाहु त्रिभुज की, तो ऊंचाई का 2/3 कर दो, लिखा हुआ है भाई, तो 2/3 कर दिया हमने, इसको प्रूव कर दिया। ठीक, तो आपको अभी 2 त्रिभुज हमने पढ़ा दिए हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज और दूसरा समबाहु त्रिभुज, यानी स्केलन और इक्विलेटरल दोनों हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट त्रिभुज पर। नेक्स्ट क्या रहेगा देख लेंगे भाई। तीसरा जो रहने वाला है वो रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इसमें देखेंगे क्या क्या पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज में। देखो इसकी परिभाषा इसमें ही छिपी हुई है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं उसे, समद्विबाहु त्रिभुज। बनेगा कैसे? समद्विबाहु, सम मतलब दो, भुजा समान हो, तो बनाएंगे वही से, दो भुजा समान कर लो, ये बनाया हमने, ये वाली दो भुजा समान मान लो, इसको अलग मान लो, ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। कोई समस्या? जिसकी दो भुजा समान हो तो ये वाली हमने समान मान ली, अलग हो गई। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछता है। एक तो इसमें पूछता है परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं का योग। परिमाप कहलाएगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। a प्लस b, तो कितना हो गया ये? 2a प्लस b। इसके बाद देखेंगे हम, निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी एरिया निकालेंगे। भाई एरिया मैंने क्या कहा, जो आपको शुरू में बता दिया है ना, उसके माध्यम से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक, शुरू में क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बता दिया है हमने, हाफ बेस इंटू हाइट। चलिए अब इसके माध्यम से हम प्रूव करके दिखाएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है। ये तो हर जगह लगेगा, ये वाला जो क्षेत्रफल है हर जगह काम करेगा। कोई सा भी त्रिभुज आ जाए, बस ध्यान रखो बेस और हाइट होना चाहिए, नहीं है तो नहीं लग पाएगा। अब जो इसका एक्चुअल होता है उस पे चलते हैं कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो आइए भाई यहां पे हम निकालेंगे। देखो हाफ बेस तो बेस ही है, ऐसी रहेगा। हमें हाइट निकालनी है, तो यहां मैं शीर्ष से आधार पे लंब डालूंगा, यानी यहां से मैं ऊंचाई निकाल सकता हूं। जैसे ही मैंने शीर्ष से आधार पे लंब डाला तो ये पूरा b था, तो ये b/2 और ये b/2 हो गया होगा। यस या नो? हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब जैसे ही हमने देखा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। अब जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, तो कर्ण कितना है? a स्क्वायर। लंब कितना है? h स्क्वायर। आधार कितना है? b/2 का स्क्वायर। ठीक, ये उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। a स्क्वायर में डायरेक्ट कर रहा हूं, b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर, इधर आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग पद है। तो यहां पर हम देखेंगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गई, यानी h निकल के आ गया। h को यहां पुट कर दो। चलिए यहां पर पुट करते हैं h को। अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, ये h का मान पुट कर दिया हमने। तो यहां पर हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा? ये b अपॉन 2 दूनी 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये होता है इसका एक्चुअल क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का। ये प्रूव करने के लिए आता है, इसको प्रूव करके दिखाइए। ऑप्शन दे देगा 4, में सवाल करवाऊंगा इसका। ठीक, जब हम क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो जिसको ये याद होगा वो डायरेक्ट कर लेगा, अब जिसको याद नहीं है वो निकाल लेगा। आता जरूर है ये, ठीक है। तो ये हालांकि यहां से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बस इससे एक ही क्वेश्चन पूछता कि इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो हमने आपको बता दिया कि ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, बाकी इसमें अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या नहीं पूछता, बस 2 ही चीज पूछता है, परिमाप और क्षेत्रफल का प्रूफ पूछता है। इससे रिलेटेड सवाल जो बनेंगे वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट
कितने त्रिभुज पढ़ लिए? विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले चौथे पर, समकोण त्रिभुज। चौथे त्रिभुज पर चलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहां से भी क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम देखेंगे, इसमें क्या क्या पूछा जाता। तो समकोण त्रिभुज जानती हैं, जहां 90 डिग्री का कोण बने वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस तरीके से बनेगा कुछ, ठीक, समकोण त्रिभुज। ये भुजा ए, ये बी, इसको सी मान लो। अब समकोण त्रिभुज क्या पूछता? एक तो परिमाप पूछता है इसमें, परिमाप यानी पेरीमीटर पूछता है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल तो वही लगा देंगे क्योंकि बेस भी है मेरे पास, हाइट भी है, तो बस यही वाला लगा दो, हाफ बेस इनटू हाइट, कुछ नहीं करना, यही क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा यहीं से। इसके बाद यहाँ पे क्या पूछ लेता है इसमें, और क्या पूछ लेता है, जैसे परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया इसका। बाकी इसमें अंतःत्रिज्य और बाह्य त्रिज्य पूछ लेता है, वो भी निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? अब इसमें देखिए तीनों भुजाओं का संबंध और देख लेते हैं। संबंध तीनों भुजाओं में संबंध क्या बनता? देखो जहां 90 डिग्री का कोण बने उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती? कर्ण कहलाती। जहां 90 डिग्री का कोण बनता तो तीनों भुजाओं में संबंध क्या बन जाता? यानी पाइथागोरस प्रमेय बन गई अब तो ये, यानी इस भुजा का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता। ये तीनों भुजाओं में संबंध होता। तो हम तीनों भुजाओं का संबंध लिख लेते हैं। तीनों भुजाओं का तीनों भुजाओं में संबंध क्या बनता? संबंध भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजा के स्क्वायर का योग, ये बन जाता। और ये वही है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो ये अलग से नोट कर लेंगे इसको भी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें अंतःत्रिज्य और बाह्य त्रिज्य पूछेगा। अंतःत्रिज्य और बाह्य त्रिज्य कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज बना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसके अंदर कोई वृत्त बनाना, इसके अंदर कोई वृत्त है, इसके अंदर कोई वृत्त है, हमें अंतःत्रिज्य निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे अंतःत्रिज्य? देख लेंगे भाई, अंतःत्रिज्य यानी स्मॉल आर, और इसी में हमें पूछ लेता है बाह्य त्रिज्य। जैसे इसके बाहर यहां पर वृत्त बन जाएगा कुछ इस तरीके से, तो बाह्य त्रिज्य कैसे निकालना है इसको देख लेंगे। बाह्य त्रिज्य यानी कैपिटल आर। तो इसमें आपको क्या करना है, बाह्य त्रिज्य में और अंतःत्रिज्य में डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट कर लेंगे। इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग a प्लस बी, तीसरी भुजा माइनस कर देंगे और इसका आधा कर देंगे, अंतःत्रिज्य निकल के आ गई। दूसरा चलते हैं बाह्य त्रिज्य। बाह्य त्रिज्या अगर निकालनी पड़ जाए तो जो कण होता है ना, जो कण होता है ठीक सीधा उसका आधा कर देंगे, कण का आधा कर देंगे, बाह्य त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अंतः त्रिज्या कैसे निकलती है? दोनों छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा में से घटा देंगे, ठीक, उसका आधा कर दो, अंतः त्रिज्या। और बाह्य त्रिज्या कैसे निकालेंगे? सीधा कण का आधा कर दो, इसे विकर्ण भी बोलते, यानी इसका कण का आधा कर दो, बाह्य त्रिज्या निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा, यस या नो। चलिए, समकोण त्रिभुज में बस परिमाप है, क्षेत्रफल है, तीनों भुजाओं में संबंध देख लिया, अंतः त्रिज्या देख ली, बाह्य त्रिज्या देख ली। भाई इनको याद कर लेना। आज केवल और केवल मैं फॉर्मूले समझा रहा हूं, कल फॉर्मूले नहीं समझाऊंगा। कल सीधा आएंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मुझे 2 से 3 क्लास में समाप्त करना है ये ट्रायंगल, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे वृत्त, ठीक, और ये भी समाप्त, यानी आपका एक 2D तो समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद 3D स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बस एक त्रिभुज और बचा हुआ है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट करेंगे। एक त्रिभुज कौन सा बचा हुआ है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई यहां से भी, क्या होगा, लास्ट है ये बस ये त्रिभुज, 5 ही त्रिभुज पढ़ लेंगे हम, बहुत रहेंगे ये, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज।
ये क्या होता है? देखो मैंने क्या कहा, सबकी परिभाषा सबके नाम में छिपी हुई है, नाम को ध्यान से पढ़ लो। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बने, समद्वि दो भुजा सम हो तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब समकोण भी हो और दो भुजा समान भी हो। तो कैसे बनेगा देख लेंगे भाई। इसको समकोण भी बनाना है, बन गया समकोण, ठीक, ये बन गया समकोण। दो भुजा समान भी करनी है, मैंने ये दोनों कर दी, बन गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये ए तो ये क्या हो जाएगा भाई, लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, जहां 90 डिग्री का कोण बनता उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती। हालांकि √2 निकल के आएगा, कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें निकालना है, ये लंब ए आधार ए का स्क्वायर, यहां इस पे सीधा स्क्वायर है, ये अंडर रूट में कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक, यहां से कर्ण निकल के आ जाएगा। तो ये 2a स्क्वायर, और यहां पर देखेंगे बाहर निकल के आ जाएगा, रूट में तो 2 रहेगा, बाहर निकल के आ जाएगा a, तो हम कहेंगे ये सीधा जो निकल के आया √2a निकल के आया। इसके बाद बस इसमें क्या क्या पूछता है, एक तो पूछ लेता है परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योग a प्लस √2a, तो ये जो बनेगा 2a प्लस √2a। ये कॉमन भी ले लेते, आ जाता है ये भाई, एग्जाम में आ जाता है ये, ठीक, अलग तरीके से दे देगा तो कॉमन लेके वहां कुछ और रखा होगा, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। यहां से कॉमन ले लेंगे a, ये बन जाएगा हमारा, जैसे यहां a कॉमन ले लिया तो 2 प्लस √2 ये हो जाएगा, या √2 भी कॉमन ले सकता, वो कुछ भी कर सकता, ठीक, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। परिमाप हो गया। दूसरा पूछता है इसमें क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया क्या होगा? एरिया तो हमने एक ही बताया, सबसे पहले उस पे फोकस करना है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। जहां पर देखेंगे बेस कितना है a, हाइट कितनी है a, तो बन गया ये फॉर्मूला हाफ a स्क्वायर, यानी आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से, कर्ण का स्क्वायर अपॉन इस तरीके से मिल जाएगा लिखा हुआ। तो ये आपके मैंने त्रिभुज पढ़ा दिए हैं सारे के सारे जो होते हैं इसमें, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विषमबाहु त्रिभुज से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज से बनते हैं, और इसके बाद समद्विबाहु से बनते हैं, इसके बाद समकोण समद्विबाहु त्रिभुज से बनते हैं, और एक समकोण से बनते हैं। सारे त्रिभुज पढ़ लिए हमने, पांचों के पांचों त्रिभुज। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, तो जो कल मैं क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट करूंगा, यानी क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें, तो कल आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। बस इनको जितने भी क्षेत्रफल लिखवाए हैं, जितने भी परिमाप लिखवाए हैं, और कैसे हमने अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या को हमने जाना है, बस एक बार उनको याद कर लेना अच्छे से। वैसे तो हालांकि उम्मीद करता हूं कि माइंड में सेट हो गए होंगे आपको। अगर माइंड में सेट नहीं हुए तो घर मतलब एक बार खुद से अपने आप से मन ही मन में खुद से करके देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, वरना जो मैंने पढ़ा दिया फिर ये आपको समझ में कम आएगा। बात समझ रहे हो है नहीं? एक बार खुद ही अंदर अंदर मन में चिंतन करेंगे कि किस तरीके से सर ने बताया था कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कि जब शीर्ष से आधार पे लंब डालते हैं यानी ऊंचाई होती है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, और जब त्रिभुज के किसी भी दो भुजा के मध्य एंगल देता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। एक बार खुद से चिंतन करके देखना तो 100% आप कर पाओगे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो है नहीं? 20 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो तैयारी हमारी एकदम शानदार रहने वाली है। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना करेंगे। बाकी मैं पूरा कोर्स आपका यानी पूरा सिलेबस करवाऊंगा मैथ का, मैथ में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपका प्रैक्टिस सेट हो वो भी लगवाएंगे, बंद दरोगा से रिलेटेड, उत्तराखंड बंद दरोगा, तो इसकी आप चिंता मत कीजिए। आप बात समझ रहे हो या नहीं? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि बस आज इतनी ही रखेंगे क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सभी साथियों को नमस्कार, इनको घर से रिवाइज करके आना, ठीक है भाई? धन्यवाद, थैंक यू।